I'm Abhilash Rajput from Rose Public School, Suryali. So, we are going to proceed with the same chapter, the Constitution of India. Today, we are going to touch the content, law and dissent. तो लॉ क्या होता है ये तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था. इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. तो डिसेंट ये नया वर्ड है आपके लिए. इसको थोड़ा सा मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताऊंगा, आप उसके हिसाब से इसको समझ लेना, समझने की कोशिश करना. पहला इंसिडेंट दैट इज रिलेटेड टू द सॉल्ट सत्याग्रह. जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है, उस समय 1929 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था. Because basically, as you know that, so far you also had studied in your previous class and also in the history portion too, that the objective of the Britishers were basically concerned to attain the maximum amount of profit from India by utilizing our resources and whatsoever. Okay. They simply want to get an advantage of the resources and the source that are available over here. Okay. And they took an advantage of our illiteracy, our traditional way of lifestyles and all living standards, and they took all that sort of things as for their advantages. And so as according to that, on that basis, तो अंग्रेज़ों ने जो है उन्होंने एक कानून बनाया था जिसके तहत उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं पे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया था. इवन उन्होंने जो हमारी बेसिक एसेंशियल आइटम्स होती हैं, नमक, ठीक है, उसको भी उन्होंने टैक्सेशन के दायरे से बाहर नहीं रखा था, उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया. तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए ये अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया. उन्होंने कानून बना दिया कि अब से हर व्यक्ति को जो है हर एसेंशियल आइटम्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा. बेसिक एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा. ये कानून बना. लेकिन जो आम जनता थी उसने इस कानून को मानने से मना किया, क्योंकि वो इस चीज़ से नाखुश थे, वो इस कानून से नाखुश थे. उसका कारण ये था क्योंकि नमक तो हर घर में इस्तेमाल होता था, बेसिक आइटम्स थी, ठीक है, बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरेबल आइटम थी, और उसको भी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अब उसमें भी इनकम कमाने के उद्देश्य से उन्होंने उस आइटम को भी टैक्सेबल उसमें डाल दिया. तो इस चीज़ का विरोध चल पड़ा, और इसी के विरोध में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने, he had initiated a movement that we know that is very popularly termed as salt सत्याग्रह. ठीक है, नमक आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने, जो कि आपका डांडी गुजरात में, ठीक है, साबरमती आश्रम से उसकी शुरुआत की गई थी, और उसे उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने डांडी नामक समुद्र के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा था. ठीक है, उन्होंने खुद नमक बनाया, उनके साथ बहुत सारी एक पब्लिक उनके साथ जुड़ी हुई थी. ये मूवमेंट, ये पद यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, एंड इट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय हिज along with his 78 disciples. उनके 78 अनुयायी उनके साथ जुड़े थे उस समय. लेकिन जब लास्ट डे 24वें दिन जब ये डांडी नामक गांव में पहुंचे, तो उस समय तक करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके थे. तो इट वाज अ मैसिव पॉपुलर मूवमेंट. ठीक है, तो ये एक उस समय सभी लोगों ने वहाँ पे एक साथ सभी ने नमक बनाया. ठीक है, बेसिकली उनकी ये स्ट्रेटजी, ये एक अटेम्प्ट इसलिए किया गया कि अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, उस कानून के विरोध में उन्होंने ये मूवमेंट इनिशिएट की. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, ये क्या था, ये डिसेंट था. डिसेंट होता है जब कोई एक ऐसा कानून
जिससे हमारे सामाजिक या हमारे आर्थिक जीवन पे या हमारे राजनीतिक जो अधिकार हैं उनके ऊपर उनका हनन होता हो, तो उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई जाती है उसको हम डिसेंट कहते हैं। गॉट इट? ठीक है। सिमिलरली एक और केस इसी तरह का था, जैसे एंटी लिक्वर, नशाबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ अंग्रेजों के समय में ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, उस समय भी जो लिक्वर शॉप्स थी उनको बंद करने की पैरवी की गई थी। उसके पीछे ये रीज़न रखा गया था कि एक तो हमारा देश उस समय गुलाम था, और ऊपर से उस गुलामी की वजह से हम लोग जो हैं, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लोगों के पास काम करने का कोई ज़रिया सोर्स कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद उन्हें शराबबंदी जो थी उसे रोकना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आय के साधन ना होने की वजह से उसका असर लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में ज़्यादा पड़ रहा था। और उस समय जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके ऊपर उसका असर, गलत असर पड़ने की संभावना थी। तो इसीलिए उस समय ये जो सरकार ने जो लिक्विड शॉप्स इस्टेब्लिश की हुई थी अपना इनकम का साधन बढ़ाने के लिए, लोगों ने उसका विरोध किया था। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जब भी कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा कानून लगाया जाता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जो एक नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई ये तथ्य जो होते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई जाती है उसी को हम डिसेंट्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। 1946 में जब क्रिप्स मिशन आया था, तो उनकी सिफारिश के आधार पे जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई भारत को आज़ाद करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने संविधान सभा जो एक प्रोसेस रखा था डेमोक्रेटिक सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड की गई। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे, जो कि पार्टीशन के बाद 308 रह गए थे। और जब ये पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बिना इलेक्शंस के इकट्ठे हुए थे। मीन्स उस समय क्योंकि इतना टाइम नहीं था और ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी, प्रक्रिया नहीं थी कि ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी तरह से बना नहीं था, इलेक्ट्रल प्रोसेस इतना ज़्यादा वेल प्लान वे में इस्टेब्लिश नहीं था, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो इसीलिए उस समय जब इंडियन थिंक टैंकर्स थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेटअप के लिए योजना बनाई, तो उन्होंने देश के हर हिस्से से, हर सूबे से जो भी वहाँ के जो एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें बुलाया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी ने इस बात पे अपने अपने सूबों, अपने अपने इलाकों की जो प्रॉब्लम्स थी और कैसा भारत वो देख रहे थे, कैसा भारत का सपना उन्होंने संजोया हुआ था, अपने आइडियाज़, वो उन्होंने उस असेंबली में रखे। तो इस तरह से उस असेंबली की जो सभी सजेशंस थे, जो सब बातें थी, उनका रिकॉर्ड रखा गया और उसी के तहत जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दैट ड्राफ्टिंग कमेटी। और उनके साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी के और भी जो मेंबर्स थे वो थे N. गोपालस्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और K.M. मुंशी। तो इन सब की कमेटी, इन सब मेंबर्स की कमेटी जो थी, जिसके हेड थे, चेयरपर्सन थे श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो इनके लीडरशिप में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की जिम्मेदारी दी। और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने वो ड्राफ्टिंग, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसे कंप्लीट किया। और 26 नवंबर 1949 को देश के प्रथम जो इस राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सिग्नेचर करवाते हुए
इसको 26 जनवरी 1950 को रिलीज किया गया। ठीक है, इवन दो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये ऑलरेडी अपना ड्राफ्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था, साइंड हो चुका था, लेकिन इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। हर साल 26 जनवरी को हम इसीलिए इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप इसे प्रॉपरली स्टडी करिए, जो भी बातें कही हैं उनको पढ़िए, समझिए। कोई समस्या हो तो जरूर मुझे बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।